अब तक हमने जो पढ़ा है उस पर थोड़ी सी नज़र मार लेते हैं। हम बीएससी सेकेंड ईयर के बारे में पढ़ रहे हैं। बुक का नाम है अवकल समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशन। उसमें चैप्टर 1 के बारे में पढ़ रहे हैं जिसका नाम है प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरण। इससे पहले 5 लेक्चर इसी चैप्टर पर और इसी बुक के संदर्भ में हो चुके हैं। ये छठा लेक्चर है। अगर आपको बाकी के 5 लेक्चर्स देखने हैं तो आप चैनल पे जाके अवकल समीकरण प्लेलिस्ट में से बाकी के सभी वीडियोस देख सकते हैं। वीडियोस पर लेक्चर की संख्या लिखी हुई है। पहले लेक्चर पे लेक्चर 1, दूसरे पे लेक्चर 2, इस तरह से ही लिखा हुआ है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हमने इससे पहले 4 नियम पढ़ लिए हैं। इस लेक्चर में हम नियम 5 पर उदाहरण देखेंगे। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि नियम 5 कहता क्या है। नियम 5 कहता है कि जब हमारे पास में इस व्यंजक का मान केवल y का फलन या अचर हो तब IF e की पावर इंटीग्रेशन fy dy होता है। नियम 4 के जैसा ही है। नियम 4 में यहाँ n का भाग लग रहा था, नियम 5 में m का लग रहा है। नियम 4 में इसमें से इसको घटाया जाता था, नियम 5 में इसमें से इसको घटाया जा रहा है। नियम 4 के लिए IF e की पावर इंटीग्रेशन fx dx बनता था, नियम 5 में fy dy बन रहा है। इतना सा ही अंतर है। नियम 4 और नियम 5 तभी लागू होते हैं जब नियम 1, 2, 3, 6 ये लागू ना हो, क्योंकि नियम 4 और नियम 5 में समीकरण के रूप से हमें कुछ पता नहीं चलता, लेकिन इसके अलावा जो भी नियम है उन सभी नियमों में हमें समीकरण के रूप से पता चल जाता है कि नियम कौन सा लगेगा। तो पहले हमें उन नियमों को चेक करते हुए ये देखना है कि क्या उनमें से कोई रूप बन रहा है। यदि उनमें से कोई रूप नहीं बन रहा है तब हमको नियम 4 और नियम 5 पर आना है। ठीक है, इस बात का थोड़ा ध्यान रखना। नियम 5 पर एग्जाम्पल देखते हैं। दे रखा है हल कीजिए, इक्वेशन दे रखी है। हम ये मान के चलते हैं कि हमने बाकी सारे नियमों को चेक कर लिया है और वे सारे के सारे नियम नहीं लग रहे हैं, केवल नियम 4 और 5 बाकी है। नियम 4 को भी हमने लगा के देख लिया, वो भी नहीं लग रहा है। तब हम नियम 5 पर आते हैं और उसके लिए हमने इसको समीकरण 1 दे दिया। पहला स्टेप है समीकरण 1 की तुलना करते हैं m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0 से, और m n डेल m अपॉन डेल y व डेल n अपॉन डेल x ज्ञात करते हैं। ये सब इसलिए ज्ञात कर रहे हैं क्योंकि हमें ये व्यंजक निकालना है। अगले स्टेप में हम ये व्यंजक ज्ञात कर लेंगे जो केवल y का फलन या अचर होना चाहिए। यदि ये y का फलन या अचर नहीं है और इसके पहले के नियम भी सारे नहीं लग रहे हैं तो फिर ये अदर केस हो जाता है, मतलब ये नियमों से हल होने वाला समीकरण है ही नहीं। तब हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर में कि वो कैसे हल होगा। अभी इसमें आगे देखते हैं। स्टेप नंबर 2 में इस व्यंजक से आपको y का एक फलन मिलेगा या अचर मिलेगा, उससे हमको स्टेप नंबर 3 में IF ज्ञात कर लेना है। इस सूत्र से IF निकलने के बाद आगे की प्रक्रिया सभी प्रश्नों में एक समान है, जो पहले की वीडियोस में बताई जा चुकी है। नोट मैंने लिखा है प्रश्नावली फर्स्ट L इसी नियम पर आधारित है, नियम 5 पर। नियम 6 पर उदाहरण देखते हैं। पहले ये देख लेते हैं कि नियम 6 कहता क्या है। नियम 6 कहता है x की पावर a y की पावर b my dx प्लस nx dy प्लस x की पावर r y की पावर s py dx प्लस qx dy इज इक्वल टू 0 के रूप के समीकरण का IF बनता है x की पावर h y की पावर k। पहले इस रूप को थोड़ा ध्यान से देखते हैं। dx के गुणा में x का अपोजिट चर y आ रहा है। अपोजिट कहना यहाँ ठीक नहीं होगा क्योंकि x किसी भी तरह से y का अपोजिट तो नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ मैं उस शब्द का इस्तेमाल करूँगा। dy के गुणा में y का अपोजिट चर x आ रहा है। इसमें यहाँ पर फिर से dx के गुणा में x का अपोजिट चर y आ रहा है, dy के गुणा में y का अपोजिट x चर आ रहा है। तो ये रूप हमारे दोनों कोष्ठकों में बनना चाहिए। बाहर x y का गुणांक चलेगा, पावर x और y की अलग अलग हो सकती है। एक बात का और ध्यान रखना, ये जो a b m n r s p q ये सभी के सभी अचर है, मतलब ये कोई ना कोई संख्याएं होंगी। एक बात और बता दूं, किताब वाले ने भी केवल नियम 1 को छोड़कर बाकी सभी नियमों के लिए केवल एक उदाहरण ही दिया है और उसके बाद सीधी उसने प्रश्नावली शुरू कर दी है। कहने का मतलब ये है कि इन नियमों में कोई खास दम नहीं है। ये नियम बड़े सरल हैं और इन पर क्वेश्चन बड़े सरल तरीके से हो जाते हैं। नियम 6 पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। हल कीजिए, ये हमें समीकरण दे रखा है।
चेक कर लेते हैं क्या ये उस रूप का है या नहीं है। यहाँ पर अगर नहीं है तो क्या मैं उसको x की पावर 0 y की पावर 0 इस तरह से लिख सकता हूँ ना। किसी की भी पावर 0 का मान 1 होता है, x की पावर 0 का मान 1 हो गया, y की पावर 0 का मान 1 हो गया। तो यहाँ पर है लेकिन पावर 0 है और x और y की पावर अचर में से कुछ भी हो सकती है, 0 भी एक अचर ही है, तो इस तरह से हो सकता है। ठीक है, अंदर जब हम देखते हैं तो dx के गुणा में x का विपरीत चर y है, उसके गुणा में एक अचर m है, dy के गुणा में y का विपरीत चर x है, इधर xy का पद है, गुणा में गुणांक हो सकता है, x के गुणा में x का विपरीत चर y और उसके आगे गुणांक है, dy के गुणा में y का विपरीत चर x और उसके गुणा में भी गुणांक पड़ा है, = 0। हमको बिल्कुल नियम 6 के जैसा समीकरण का रूप बनता दिखाई दे रहा है। हल करने का पहला स्टेप क्या होगा, जैसे ही हमें ये दिख गया है कि ये नियम 6 के रूप का समीकरण बन रहा है तो हमें स्टेप 1 में इसे डिक्लेयर करना है। यही हमारा स्टेप 1 है। समीकरण 1 का रूप नियम 6 के समीकरण के रूप के जैसा है, इसलिए IF x की पावर h y की पावर k होना चाहिए इसलिए लिखा है क्योंकि अभी h और k जो है वो अज्ञात है। h और k जैसे ही मिल जाते हैं तब परफेक्टली वो जो बनेगा वो हमारा IF होगा। स्टेप नंबर 2, IF की समीकरण 1 से गुणा करा के उसे mdx प्लस ndy = 0 के रूप में लिखते हैं। ठीक है, नियम 6 ही वो नियम है जिसमें IF से गुणा कराने के बाद और पहले भी जो समीकरण दे रखा है वो mdx प्लस ndy के रूप में नहीं है, पूरी तरीके से नहीं है। यहाँ mdx प्लस ndy टाइप से बन रहा है, यहाँ भी mdx प्लस ndy टाइप से बन रहा है, लेकिन ओवरऑल इस तरह से नहीं बन रहा है कि m एक कोष्टक में लिखा हो, dx उसके गुणा में हो, n एक कोष्टक में लिखा हो, dy उसके गुणा में हो, और केवल इसी तरह का रूप, ऐसा नहीं है। दो अलग अलग जगह है पर हमें इस तरह से नहीं चाहिए। तो जब हम IF से गुणा कराएंगे तो हम इसको फिर इस रूप में अरेंज करके लिखेंगे। mdx प्लस ndy = 0 के रूप में समीकरण को लिखने के बाद उसकी mdx प्लस ndy = 0 से तुलना करा के mn ∂m/∂y और ∂n/∂x ज्ञात कर लेंगे। स्टेप नंबर 4, अब यथार्थ समीकरण होने का प्रतिबंध लिखते हैं, क्योंकि IF से गुणा कराने के बाद समीकरण यथार्थ अवकल समीकरण में समान्वित हो जाता है और इसी कंडीशन से ही हमें h और k के मान मिलेंगे, इसलिए हम इस कंडीशन को यहाँ लगा रहे हैं। हमारा मूल उद्देश्य है IF के h और k की वैल्यूज को ज्ञात करना। उदाहरण 1 में इसके बाद सीधा ये स्टेप लिखा है, बीच के स्टेप इस तरह से हो जाएंगे। यथार्थ अवकल समीकरण का प्रतिबंध लगाने के बाद मुझे इस तरह का कुछ रूप मिलेगा जो आपकी किताब में दे रखा है। इस पूरे समीकरण के 0 होने के लिए इन दोनों का 0 होना जरूरी है। इसके बाद हम केवल इसको 0 करने के बारे में ध्यान देते हैं। यहाँ पर एक पार्ट ये बन रहा है और दूसरा पार्ट ये पूरा बन रहा है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई तभी 0 हो सकता है, या ये 0 हो या ये 0 हो, लेकिन ये चीज़ तो 0 हो नहीं सकती क्योंकि x और y यदि 0 हो जाते हैं तो हमारा समीकरण ही नहीं बनता। इसलिए x और y 0 नहीं होंगे तो दूसरा पार्ट 0 होगा। ठीक इसी तरह से इसमें भी यही लग जाएगा, तो इसमें भी ये वाला पार्ट 0 होगा। और अगली लाइन में इसने यही लिखा है, यह तभी संभव है। क्या संभव है? इसका 0 होना तभी संभव है जबकि ये पार्ट 0 हो और ये पार्ट भी 0 हो, तब ये पूरा पार्ट और ये पूरा पार्ट आपस में 0 हो जाएगा और हमें ओवरऑल 0 मिलेगा। तो इस तरह से जब हम तुलना करके इन दोनों को 0 के बराबर रखते हैं, हल करने पर हमको h और k की वैल्यू मिल जाती है। h और k की वैल्यू आते ही IF में h और k की वैल्यू रखने से हमको उचित IF मिल जाता है, जो बन रहा है x y का होल स्क्वायर, क्योंकि h का मान 1 है और k का मान 2 है। अब चूंकि हमारे पास उचित IF आ चुका है तो इस IF की हमने कहाँ गुणा कराई थी? स्टेप नंबर 2 में। किताब वाले ने उसको समीकरण 1 दे रखा है, हम उसे समीकरण 2 दे देंगे और उस समीकरण में h और k की वैल्यू पुट करनी है हमको। केवल जहां जहां h लिखा हुआ है वहां वहां 1 पुट कर देंगे, जहां जहां k लिखा हुआ है वहां वहां 2 पुट कर लेंगे और उसके बाद में वो एक यथातथ अवकल समीकरण बन जाएगा। उसको यथातथ अवकल समीकरण की विधि द्वारा हल कर देंगे और हमारा उत्तर हमें मिल जाएगा।